जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉलिसीज एंड स्कीम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2018-19 की। अब देखिए यूपीएससी स्पेसिफिक तरीके से क्वेश्चंस पूछने लगा है और स्कीम्स और पॉलिसीज़ पर काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए हम जो स्पेसिफिक तरीके की पढ़ाई है जो हमें लगती है वो यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे कि हम जो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, फिर जो दो ऑप्शन बचते हैं उसमें से मोस्टली हम गलत जवाब मार्क कर देते हैं, ऐसा ना हो और हम सही जवाब मार्क करें और हमारा सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको जो स्कीम्स हम कवर करने वाले हैं उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी मार्क नहीं जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि 10,000 व्यू का हम यहाँ पर टारगेट रखते हैं, उससे ऊपर आपको व्यूज़ लाने हैं। इसका मतलब है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है, क्योंकि आप ये टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो हम बाकी के बचे हुए जो पार्ट से लेकर आएंगे। और जो मेरा टारगेट है कि आपके सामने जितनी भी स्कीम्स और पॉलिसीज़ है वो लेकर आने का, तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है 10,000 व्यूज़, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर शेयर करोगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम स्कीम्स पर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा आता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है जो अमाउंट बेनिफिशियरी के अकाउंट में डालना पड़ता है उसके लिए। और तीसरा है कि जो लोग 2 हेक्टेयर तक की लैंड रखते हैं, कल्टिवेबल लैंड रखते हैं, उन पर ये स्कीम लागू की जाएगी। और चौथा आता है कि 6,000 रुपीज़ पर ईयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये इफेक्टिव रहेगा 1 अप्रैल 2019 से। तो इसका जो जवाब है आपको एंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहली स्कीम जो आती है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, मतलब पीएम किसान जिसे कहा जाता है। तो ये इनकम सपोर्ट स्कीम है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास कल्टिवेबल लैंड है अप टू 2 हेक्टर्स, मतलब वो ओनर रहने चाहिए उस कल्टिवेबल लैंड के 2 हेक्टर तक की। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती है। कौन से फार्मर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं? एक तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, और वो फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टर तक की कल्टिवेबल लैंड है। इसका मतलब है कि लैंडलेस लेबर जो है, लैंडलेस फार्मर जो है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। और जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत अमीर है, वो भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अब पहला तो हमें ये पता चल गया कि कौन से फार्मर्स इंक्लूड किए गए हैं। फिर दूसरा आता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो उनके अकाउंट में 6,000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाने वाले हैं, डायरेक्टली अकाउंट में डाले जाने वाले हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अब देखिए यहाँ पर 6,000 रुपीज़ पर ईयर मतलब 6,000 12 महीनों में देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देखते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी? तो 2,000 की पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, 2,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी, 2,000 की तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। अब कितने महीनों में? 4 महीनों में, 4 महीनों में, 4 महीनों में। तो इस तरीके से 4-4 महीनों में 2-2 हज़ार करके टोटल एक साल में 6,000 रुपये इतना बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली डाला जाएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टर तक की लैंड है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है वो सीधा जो पैसा है वो अकाउंट में डालेगी, ना कि फार्मर के पास देगी। और ये इफेक्टिव कब से रहने वाला है? तो 1 दिसंबर 2018 से। मतलब देखिए भली 2019 में स्कीम जो है अनाउंस की गई हो, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है? जो पहले से चलता है। तो मतलब 1 दिसंबर 2018 से ही ये लागू हो जाएगा। मतलब अप्रैल जहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसमें तो पहली किस्त भी उनके पास जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क है? तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें जो सेंटर है और स्टेट है दोनों मिलाकर करते हैं। मतलब सेंटर जो है वो 60% देगा, स्टेट जो है वो 40% देगा, या फिर सेंटर जो है वो 75% देगा, स्टेट 25% देगा। तो इस तरीके से मिली जुली यहाँ पर चीज़ें होती है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंटर की तरफ से आती है, केंद्र सरकार की तरफ से आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो ट्रांसफ़र करेगी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करने वाली है। और अमाउंट जो है वो 48 आवर्स के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। मतलब जब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिलीज़ करेगी पैसा, उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर क्रेडिट किया जाएगा बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स फिर से देखते हैं हम। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गलत है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जैसा कि हमने देखा है पूरा जो पेमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए, गलत है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो रहने वाली है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो जो फैमिली के पास कल्टिवेबल लैंड 2 हेक्टेयर तक की है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो ये बिल्कुल सही आता है। और लास्ट अगर हम देखते हैं 6,000 रुपीज़ पर ईयर ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इफेक्टिव रहेगा 1 अप्रैल 2019 से, तो ये गलत हो जाता है। 1 दिसंबर से इफेक्टिव रहने वाला है, तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जवाब है सिर्फ 3 ओनली, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसमें 3 ओनली रहना चाहिए। तो जवाब क्या रहेगा, सिर्फ तीसरा जो है वो सही है। अब नेक्स्ट स्कीम मतलब दूसरी स्कीम यहाँ पर आती है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके बारे में बोला गया है। तो पहला आता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए है ओनली। अब देखिए जब भी एग्जाम में ओनली आता है तो हम उसे गलत मार्क कर देते हैं कि वो गलत ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। ये जो स्कीम है श्रम योगी मानधन योजना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर के लिए है ओनली, सिर्फ, तो ये पूछा जा सकता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या है, डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं, मिड डे मील वर्कर जो होते हैं, रिक्शा पुलर जो होते हैं, लैंडलेस लेबर जो होते हैं, तो ये इसमें गिने जाते हैं। और इसमें जो मंथली इनकम है उनकी 15,000 से कम रहनी चाहिए, और एंट्री एज जो है वो 18 से 40 साल तक की रहनी चाहिए। और ये कोई भी स्कीम में कवर्ड नहीं रहना चाहिए, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम हो, ईपीएफ हो, कोई भी स्कीम में कवर्ड नहीं रहना चाहिए, और इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होने चाहिए। मतलब देखिए अब यहाँ पर जो कंडीशन है श्रम योगी मानधन योजना के लिए वो कौन कौन सी है, कितनी सारी है। सबसे पहला तो क्या है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि उनकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 से कम रहनी चाहिए। तीसरा क्या है, वो 18 साल से 40 साल की एज ग्रुप में रहना चाहिए। और चौथा क्या है, वो किसी भी स्कीम में कवर्ड नहीं रहना चाहिए, भले वो नेशनल पेंशन स्कीम हो, कोई भी स्कीम में कवर्ड नहीं रहना चाहिए। तो ये 4 तो पहली कंडीशन ही हो गई। अब ये जो स्कीम है ये वॉलंटरी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी है। वॉलंटरी मतलब क्या है कि ये जो इंसान है अगर ये चाहता है कि इसे लेना है तो ले सकता है, नहीं चाहता है तो नहीं लेगा, मतलब मैंडेटरी नहीं है। और कॉन्ट्रीब्यूटरी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, मतलब ये इंसान भी स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। किस तरीके से हम आगे देखेंगे। अब हर एक जो सब्सक्राइबर है जिसने इसे अवेल किया है उसे 3,000 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन दिया जाएगा जब वो 60 साल की उम्र कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या है, ये इंसान ने 18 से 40 साल का जब था तब इसने ये स्कीम में एनरोल कर लिया। अब ये 60 साल का हो गया है, तो अब 60 साल का होने के बाद इसे कोई भी पैसा देना नहीं है। अब इसे 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेंगे पेंशन के रूप में। और सोचिए कि अगर ये 64 साल का हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद जो स्पॉन्ज रहने वाली है उसे 50% मतलब 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो इंसान है अगर ये 18 साल का है तब वो ज्वाइन करता है तो इसे 55 रुपीज़ पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूट, जो हमने देखा था कॉन्ट्रीब्यूटरी है, 55 रुपीज़ पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 55 रुपीज़ पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। और अगर ये इंसान 29 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो इसे 100 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपीज़ पर मंथ देगी। और अगर ये इंसान 40 साल की उम्र में एनरोल करता है तो इसे 200 रुपया पर महीना देना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट 200 रुपया पर मंथ देगी। तो ये कंडीशन भी जो है ये भी पूछी जा सकती है। अब सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फ़ोन, बैंक अकाउंट और आधार नंबर रहना ज़रूरी है, मतलब जैम रहना ज़रूरी है, जनधन आधार मोबाइल। और ये सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो प्रोवाइड फैसिलिटी किया जाएगा ये PMSYM वेब पोर्टल के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर में एनरोल करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जैसा हमने पिछली स्कीम देखी थी वो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और ये एडमिनिस्टर किया जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। और LIC जो है ये पेंशन फंड मैनेजर रहेगी इस स्कीम के लिए। मतलब देखिए सबसे पहले तो कौन कौन एलिजिबल है वो कंडीशन आती है, उसमें 4 कंडीशंस हमने देखी है। उसके बाद ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरीके से सरकार इसमें देने वाली है। तीसरा आता है कि ये वॉलंटरी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी है। और चौथा हमने जो जो कंडीशंस देखी थी, मतलब 18 साल में ज्वाइन करते हैं, 29 में करते हैं, 40 साल में करते हैं, तो कितना कितना पे करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है, तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फार्मर्स को दिया जाएगा। मतलब अब इसमें जो एनिमल हस्बेंडरी और फिशरीज उसमें जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो भी इसमें अवेल किए गए हैं, कवर किए गए हैं। लेकिन जो फार्मर्स भले वो एनिमल हस्बेंड्री से कनेक्टेड हो, फिशरीज से कनेक्टेड हो, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन लिया है उन्हें 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और अगर वो टाइमली रिपेमेंट करते हैं लोन का तो एडिशनल 3% दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि अगर इस फार्मर ने किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू SBI से लोन लिया है 1,000 रुपये का,
और ये लिया है 7% इंटरेस्ट रेट पर। मतलब 7% इंटरेस्ट रेट से इसे बैंक को पैसा चुकाना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने एज किसान क्रेडिट कार्ड से लिया है, इसीलिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देगी। मतलब 2% की मदद सरकार अपनी तरफ से करने वाली है। मतलब जो 7% किसान को देना था, अब उसमें से 2% सरकार देगी। मतलब अब किसान को कितना देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फार्मर ने टाइम टू टाइम लोन का रीपेमेंट किया है, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो एडिशनल 3% और सरकार देगी। मतलब पहले तो 2% कर ही रही थी, लेकिन टाइम टू टाइम रीपेमेंट करने की वजह से 3% और सरकार देगी। मतलब टोटल 5% सरकार अपनी तरफ से देगी। मतलब अब जहाँ पर 7% फार्मर को देना था, उसमें से 5% सरकार पे करने वाली है। सिर्फ 2% किसान को अपनी तरफ से पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है इनकम टैक्स स्लैब, जो अभी इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंज किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स स्लैब जो है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया है। चेंज किस में आया है वो हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मली अब अगर हम ये अनाउंसमेंट के पहले का देखें तो टैक्स किस तरीके से निकाला जाता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, ये एक आम इंसान है। अब आम इंसान की जो एनुअल इनकम है वो है 2.5 लाख पर ईयर। तो यहाँ पर 2.5 लाख अगर पर ईयर किसी की इनकम है तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो स्लैब कैसा है? 2.5 लाख तक के अगर किसी को है तो 0% है। मतलब इसे कितना पे करना पड़ेगा? 0% पे करना पड़ेगा। एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 2.5 लाख से तो 5 लाख तक अगर किसी की है तो उसे 5% इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर देखिए, 4 लाख अगर किसी की प्रति वर्ष इनकम आती है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो ये 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आ रही है ना? तो इसीलिए अब कितना पे करना पड़ेगा? तो पहले 2.5 लाख जो है उस पर तो कुछ भी नहीं है, उस पर 0 है। अब बचे हुए 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में कितने होते हैं? 1.5 लाख रुपए होते हैं। 1.5 लाख पर 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 7,500 रुपये इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी इंसान की प्रतिवर्ष जो इनकम है वो है 5 लाख रुपए, तो उसे कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? तो 2.5 लाख से 5 लाख तक के 5% है। पहले 2.5 लाख पर कुछ भी नहीं है। मतलब ये 5 लाख में से पहले जो 2.5 लाख है उस पर 0% है, कुछ भी नहीं है। और फिर बचे कितने 5 लाख में से? तो बचे फिर 2.5 लाख। तो अब ये 2.5 लाख पे 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कितना? तो 12,500 रुपये। मतलब किसी की अगर 5 लाख रुपए एनुअल इनकम है तो उसे 12,500 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर किसी की 8 लाख पर ईयर है तो उसे कितना देना पड़ेगा? तो 8 लाख को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पर 8 लाख जो है उसे हम 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 3 लाख इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो 2.5 लाख है स्लैब के हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ता है। पहले जो 2.5 लाख है उस पर 0% है। फिर 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख के बीच में कितना आ रहा है? बचे हुए 2.5 लाख, तो इस पर 5% पड़ेगा। और फिर बचे हुए जो 5 लाख के बाद जो 8 लाख के बीच में कितना बचता है? 3 लाख बचता है। 3 लाख पर 20% देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब 2.5 लाख पर 5% हमने ऑलरेडी निकाला है 12,500, और ये बचे हुए जो 3 लाख है उस पर 20% कितना आता है? 60,000 रुपये। तो टोटल अगर किसी की 8 लाख रुपए इनकम है तो उसे कितना देना पड़ेगा? 72,500। मतलब किसी के 8 लाख प्रति वर्ष अगर इनकम है तो 72,500 इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में 12 लाख अगर किसी की प्रति वर्ष इनकम है तो कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब यहाँ पर जो नया जो स्कीम है जो लागू की गई है रिबेट की, वो इसके आगे के लिए तो है ही नहीं। मतलब जिसकी 5 लाख से ऊपर की है इनकम उसके लिए लागू नहीं होता है। उसके लिए नॉर्मली जिस तरीके से हम अभी निकाल रहे हैं उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। मतलब स्लैब में कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर किसी की 5 लाख तक की एनुअल इनकम है तो पहले क्या होता था? पहले अगर किसी की 5 लाख है तो 12,500 रुपये पे करना पड़ता था। लेकिन अब इसे 12,500 रिबेट मिल जाएंगे, मतलब वापस मिलने जैसा आप बोल सकते हैं। तो मतलब अभी इनकम टैक्स एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ेगा, 0 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे किसी की 5 लाख तक की है तो। और अगर किसी ने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया है तो 6.5 लाख तक किसी को इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर है तो नॉर्मल जैसा हम इनकम टैक्स निकालते हैं अभी जैसा हमने निकाला वही स्लैब वही सब कुछ लागू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रपोज किया है रिबेट 12,500 का, क्योंकि 5 लाख अगर किसी की है तो 12,500 रुपये इनकम टैक्स पे करना पड़ता था, तो अब वो नहीं पे करना पड़ेगा, तो 12,500 का रिबेट मिलेगा। लेकिन अगर किसी की 5 लाख से ज़्यादा है, जैसे कि 8 लाख है, तो हमने ऑलरेडी निकाला है 5% पड़ेगा 2.5 लाख पर, वो हो जाएंगे 12,500, और 20% पड़ेगा 3 लाख पर, मतलब 60,000 रुपये, मतलब टोटल 72,500 रुपये इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा।
अब किसी की अगर 6.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उसे अगर वो इन्वेस्ट करता है प्रॉपर तरीके से तो उसे भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बजट है उसमें प्रपोज किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो है वो भी 40,000 से 50,000 पर कर दी गई है सैलरीड क्लास के लिए। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है, मतलब यहाँ पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का भी प्रोविजन दिया गया है। टीडीएस क्या होता है कि टैक्स काट दिया जाता है सोर्स से ही, मतलब अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो भी सोर्स पर टैक्स आपका कट कर दिया जाएगा, या फिर अगर आपको कोई बैंक से अगर आप कोई पैसा अर्न कर रहे हो या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से कोई पैसा अर्न कर रहे हो तो भी आपका जो डिडक्शन है सोर्स पर वो कट कर दिया जाता है, कट करके आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस कोई डिपॉजिट है उस पर अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, मतलब मैच्योर्ड हो गई आपको कुछ और आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आपका जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है टीडीएस है वो कट जाता था। फिर इसे आपको मैनेज करना पड़ता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। लेकिन अब इसे 10,000 को बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है, मतलब अब जिसकी 40,000 से ज़्यादा है, जिसने कमाया है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो या फिर बैंक से अर्न किया हो, तो उसका टीडीएस जो है 40,000 के ऊपर कट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है पॉलिसीज और स्कीम का खत्म होता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी स्पेसिफिक तरीके से पूछता है, कितना भी स्पेसिफिक पूछने तो आपका एक भी जवाब गलत नहीं होगा। लेकिन आपको सिर्फ करना क्या है, 10,000 व्यूज़ से ज़्यादा आए इस तरीके से आपको शेयर करना है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।